Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 12. In this lecture, we'll see how we can solve system of linear equation by factorizing the coefficient matrix A. हमें ये पता है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो हम उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को Ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और बी जो है ये हमारे पास उसका नॉन होमोजेनियस पार्ट होता है। एक्स इज द सेट ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी ये यूज करेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स को एल और यू की फॉर्म में लिखेंगे। एल स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू स्टैंड फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में मैट्रिक्स जो है वो ए आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पे हम ये इस तरह एल क्रॉस यू जो है हमारे पास ये हम रिप्लेस कर देंगे एक्स इक्वल टू बी। और अब हम ये करेंगे कि लेट्स हम कहते हैं कि यू एक्स जो है लेट्स से इट इज इक्वल टू वाई। इसकी वैल्यू वाई है तो इट मीन्स यू एक्स की जगह पे हम वाई प्लेस कर सकते हैं। तो जो जब यू एक्स की जगह पे वाई प्लेस होगा तो ये आ जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी। तो ये बेसिकली ये हमारे पास दो सिस्टम्स लीनियर सिस्टम्स बन के आ जाएंगे। एक लीनियर सिस्टम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ होगा और एक लीनियर सिस्टम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ होगा। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें बी भी हमें पता होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमें पता होगा। और यहाँ पे हम फॉरवर्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड जैसे हमारे पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ पे हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर ये y की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम एक बात ये भी आ सकती है कि वाई वी आर यूजिंग एलजू फैक्टराइजेशन मेथड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और उसमें भी हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमें करनी पड़ रही है। तो क्या फ़ायदा है एलजू फैक्टराइजेशन मेथड का? तो एलजू फैक्टराइजेशन मेथड स्मॉलर सिस्टम के लिए हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते, लेकिन जब सिस्टम्स बहुत बड़े आ जाते हैं उन सिस्टम्स में अगर हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि एलजू फैक्टराइजेशन जो है उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस कम होती हैं इन्वॉल्व, क्योंकि हम जो भी एक परफॉर्म करेंगे वो हम परफॉर्म करेंगे सिर्फ ए पे और ए को हम एलजू में कन्वर्ट कर देंगे, बी पे हम कुछ नहीं कर रहे। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमें बी मैट्रिक्स जो है उस पर भी सारी की सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देते हैं और सारे के सारे ऑपरेशंस हमें बी पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4x4 मैट्रिक्स है तो 4x4 मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल से नीचे कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही होगा। तो हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे जो ये हमारे पास डायगोनल से नीचे हैं। अब हर एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमें वो ऑपरेशन बी पे भी करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो हमें 6 एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में। लेकिन अगर हमारे पास ये 6 की बजाय 600 हो जाते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स में भी वो 600 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो जब हम ये वाला मेथड हम अप्लाई करते हैं इसमें आप यू विल सी कि हमें नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसको हम एक स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से।
तो सबसे पहले हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। वी हैव ए इज इक्वल टू 1 2 3 minus 1 1 1 minus 1 and 2 0 minus 1 minus 1 3 3 1 2 minus 1 8 7 14 and minus 7। अच्छा सॉरी, ये हमें यहाँ पे चूंकि वो करना है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो नहीं बनाना हमने, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए, और जो एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास वो आ जाएगा x1 x2 x3 x4, और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब जो ए मैट्रिक्स है इसको हमने कन्वर्ट करना है एलयू फैक्टराइजेशन में। ठीक है, एलयू फैक्टराइजेशन में जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, एक होती है डूलिटल्स मेथड होता है और एक होता है क्राउट फैक्टराइजेशन टेक्निक होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले सिंपल जो है वर्जन वो समझा देता हूँ। ए को हमने कन्वर्ट करना है एल और यू में। यहाँ पे जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होगा, अपर तो हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, जब हम जैसे हम गॉस एलिमिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में हमारे पास चूंकि डायगोनल से नीचे हम जीरो बना देते हैं, तो उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा हमारे पास वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स होंगे वो हमेशा 1 होते हैं। तो हमें जो सिर्फ वैल्यूज चाहिए होंगी L21 की चाहिए होगी, L31, L41, L32, L42 और L43। तो इनकी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, बाकी वैल्यूज हमें डायगोनल्स हमने इसको 1 ही रखना होगा। तो वी यूज द सेम प्रोसीजर, हम मैट्रिक्स ए को लेते हैं और यहाँ पे डायगोनल से नीचे जीरोस बना रहे होते हैं। ठीक है, चलो जी, ए हमने लिया यहाँ पे। ओके, तो रो ऑपरेशन जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे दे आर वेरी इजी। यहाँ पे एक और बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि अगर हमारे पास रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड हो, इफ at any stage row interchange is required in the process of factorization, then LU factorization is not possible। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर किसी भी स्टेज पे रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड हो, रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड कब होगी, जब हमारे पास पिवट एलिमेंट जीरो हो जाएगा। सो इफ एट एनी स्टेज योर पिवट एलिमेंट becomes zero, then LG factorization is not possible, you will stop there, आपसे आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, इस अगर सिर्फ आपसे कहा जाए कि LG factorization ही परफॉर्म करनी है। ओके, अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास बनेगा R2 माइनस
2 R1 and change in R1. Similarly, R3 minus 3R1 change in R1 और R4 में अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे चूंकि मैंने एक चीज़ यूज़ करनी है, माइनस का साइन आपने हमेशा यहाँ पे लिखना है फॉर द टाइम बिंग, ताकि ये हमने जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है उसमें ये यूज़ होगा। अब ये साथ में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये जो ए का नेक्स्ट वर्जन है वो मैं लिखता हूँ अभी कि इसके परफॉर्म होने के बाद क्या आएगा, लेकिन इससे पहले हम ये ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म किए हैं इससे हम एटलीस्ट लिख सकते हैं कि पहला कॉलम क्या आएगा। अब पहला कॉलम लिखने के लिए आपने ये देखना है कि सबसे पहले ये 2 है हमारे पास और ये 1 है, तो 2 1 लोकेशन यानी L21 लोकेशन ये वाली बनेगी ना। तो L21 लोकेशन पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओनली 2, ये नेगेटिव नहीं यूज़ करना, सिर्फ 2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे आएगी। इसी तरह L31 ये 31 लोकेशन ये वाली है, इस पे हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो ये होगी 3, सॉरी और L41 लोकेशन, देखिए यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमने कैसे लोकेशन लेनी है। इस पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -1, और ये वाली हम जब R2 में जाएंगे 0 करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जाएगा। यानी आप ये देखेंगे जो डिजिट यूज़ हो रहा है उस ज़ीरो को बनाने के लिए, जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है ज़ीरो को बनाने के लिए, उसमें जो मल्टीप्लायर है हमारे पास वो मल्टीप्लायर बेसिकली इस जगह पे आ रहा है, उसकी रेलेवेंट जगह पे आ रहा है। यानी जिस जगह पे यहाँ पे 0 बनाएगा, जो ऑपरेशन 0 बनाएगा उसका मल्टीप्लायर लोअर में आपने रख देना है। अगर अब ये प्रोसेस याद रखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है नेवर चेंज होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सेकंड रो जो है उसमें तब्दीली आनी है, तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 - 2 ये -1 हो जाएगा, और -1 - 0 -1 ही रहेगा, और 1 - 6 ये हमारे पास -5 आ जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, और -1 - 3 यहाँ पे -4 आ जाएगा, फिर -1 और ऊपर 0 है R1 पे ना, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में स्टेप्स देखे हुए हैं। तो 2 - 9, so 2 - 9 is -7। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं इन एक्चुअली R4 + R1, तो हम ऐड कर लेंगे, -1 + 1 0 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और 3 + 0 0 हो गया, और -1 + 3 ये हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेज में हम ये करना है कि अब हम हमारे पास पिवट -1 है, इसके नीचे इन दोनों को 0 हमने बनाना है। तो बेसिकली R3 और R4 को 0 बनाना है हमने, R2 सेकेंड कॉलम में है, R2 को यूज़ करना है, और जो चेंज आएगी वो भी R3 और R4 में आएगी। ये साइन नेगेटिव का फार्मूले में यूज़ होगा। हम देख लेते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखें -1 से डिवाइड हो रहा है और -4 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे -1 से डिवाइड होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर टोटल का हम करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 / 1 = 4। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। तो A 32 लोकेशन, ये देखें 32 लोकेशन कौन सी होगी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 32 लोकेशन पे हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और इसी तरह जो 4 2 लोकेशन है, फोर्थ रो सेकंड कॉलम,
इस लोकेशन में हमारे पास आ जाएगा 3/-1 -3। ठीक है, अब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, साथ साथ हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो भी बनता चला जा रहा है। तो जो नेक्स्ट वर्जन है ए का वो हमारे पास आएगा, इसमें फर्स्ट रो एज इट इज आई, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि इसको हम यूज करें चेंज लाने के लिए। ये जीरोस हैं और इस कॉलम में ये इनको हमने जीरो बनाया इन्हीं ऑपरेशन से, तो ये जीरो बन जाएंगे। चलिए हम ये देखते हैं अब क्या हमारे पास आएगा। अगर आप इसको आसानी के लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे R3 -4R2। ठीक है, तो R3 में हमारे पास यहाँ -1 है, -1 और +4 हो जाएगा, -1 + 4 इज 3। और इसी तरह -7 और +20 इज -13। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेशन बनेगा ये R4 + 3R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या था, जीरो है यहाँ पे। अच्छा, इसमें चेंज आई थी ना, ये जीरो क्यों हो गया था मेरे पास। जो आखिरी हमारे पास ऑपरेशन था वो ये था का -1 + 0 R4 + R1। तो ये यहाँ पे बेसिकली ये आना था 3 + 0 0 3 आना था ना, जीरो कैसे आना था, मैंने शायद बोला भी जीरो होगा तो जीरो लिख दिया, तो ये 3 आना था क्योंकि 2 + 1 ये 3 आना था और 3 + 0 3 आना था, और इसी तरह -1 + 3 ये 2 आना था। तो ये ठीक है। चलें, अब यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं 3, R4 की जगह पे 3 आ गया हमारे पास, और ये 3 फार्मूले का है, और R2 की जगह पे आ गया -1। तो 3 - 3 = 0। हाँ, यहाँ पे अब 0 आ रहा है। इसी तरह R4 की जगह पे 2 आ गया, +3 फार्मूले का आ गया, और -5 आ गया। तो 2 5 3 = 15 -15, तो ये अगेन -13 हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अच्छा, जो ऊपर वाली वैल्यूज थी ये हमारे पास ये भी -13 आ रही थी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। ये हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं दोबारा से कि ये वैल्यू क्या आ रही थी। R3 -4 आ रहा है ना, तो -7 और -4 और -5 ये +20 हो जाएगा, तो -7 + 20 ये 13 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 13 है। तो ये साथ साथ आप ना इस तरह से वेरीफाई करते रहा करें जहाँ पे थोड़ा सा शक हो, क्योंकि ये सेम आ रहे थे, तो सेम जो है ना अगर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये कैंसिल हो सकते थे। ओके, तो ये अब आखिर में देखिए हमारे पास रो ऑपरेशन क्या रहा। अब जो हमने परफॉर्म करना है वो ये था कि अब हमने इस पिवट के नीचे एलिमेंट 0 बनाना था, लेकिन वो तो ऑलरेडी 0 बन के आया हुआ है। यानी अगर हमने करना होता तो R4 R3 को हम यूज करते और R4 में चेंज लिख कराते, ये माइनस था, और यहाँ पे हम क्या करते 3 से डिवाइड करते और यहाँ पे जो डिजिट होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो 0/3 0 हो जाएगा आंसर में। इसका मतलब है जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 हो रहा है, और हमें यहाँ पे भी इस लोकेशन पे भी 0 लिखना पड़ेगा। ये लोकेशन कौन सी है, 4 3, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी हमारे पास 0 आएगा। देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने टॉप पे डिफाइन किया था। तो सबसे पहले हमारे पास है जी Ly = b। तो हम लोअर मैट्रिक्स लेते हैं सबसे पहले। ये लोअर मैट्रिक्स हमारे पास आ गया जी, और साथ में हमें चाहिए बी मैट्रिक्स, ये है हमारे पास।
तो ly इज इक्वल टू बी, ly इज इक्वल टू बी। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम बन के आना है वो कैसे बन के आएगा, वो आएगा जी, ये आ जाएगा साथ हमारे पास, और ये जो इसकी वैल्यूज हैं ये हम उठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखने से इस तरह से हम बचत हो जाती है। ठीक है, ये हमने इसका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास उस फॉर्म का बना है y इज इक्वल टू बी का, इसमें हम चाहें तो हम इसको दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो बनेगा हमारे पास, ये y है तो बेसिकली y जो हमारे पास अगर होगा तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी y1, y2, y3 एंड y4। सो y1 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 7, y1 की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 16 प्लस y2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 विल बी 7 माइनस 16, तो ये आ जाएगा -9। यहाँ पे देखें 3y1 प्लस 4y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 14, तो 3y1 की जगह पे आ गया 8 और 4y2 की जगह पे आ गया -9 प्लस y3 इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगी 24 माइनस 36, तो -12 आ गया यहाँ पे। -12 जब वहाँ चला जाएगा दूसरी साइड पे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 26। सिमिलरली आखिरी जो हमारे पास बनेगा वो आएगा जी -y1 -3y2 प्लस 0y3 प्लस y4 इज इक्वल टू -7, तो -8 और y2 -9 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 29 का प्लस 27 प्लस y4 इज इक्वल टू -7, तो 27 ये आ गया 19 आ गया। 19 जब हमारे पास ये, इसमें एक दफ़ा देख लें कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं आई भी, हमारे पास ये -8 प्लस 27, तो ये प्लस का 19 बनेगा ना, प्लस का 19 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी -26। तो देखिए हमारे पास y का जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो गया। y1 हमारे पास क्या आया था 8, y2 हमारे पास -9, y3 आया था 26 और y4 आया था -26। ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम वो कर सकते हैं ux इज इक्वल टू y, जो हमारी दूसरी इक्वेशन लेती थी। यहाँ पे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपना ले लेते हैं। वो हमारे पास जो अपर था वो आ रहा था 1 1 0 3 0 -1 -1 -5 0 0 3 13 0 0 0 -13, और x की जगह पे इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, और ये हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो है ये फाइंड की हुई है 8 -9 26 एंड -26। अब यहाँ पे उसी तरह हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले -13 x4 इज इक्वल टू -26, दैट इम्प्लाइज x4 इज इक्वल टू -13, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x4 की वैल्यू 2 आ गई। 2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x3 प्लस 13x4, x4 की जगह पे 2 आ गया और ये 26 के इक्वल है।
तो 13 2 26, 26 माइनस 26 जीरो हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। ये x4 की वैल्यू हो गई हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद है माइनस x2 माइनस x3 जीरो है, माइनस जीरो आ गया। और x4 माइनस 5 इंटू जो था वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, एंड इक्वल टू माइनस 9। तो माइनस टेन यहाँ पे आके प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 10 माइनस 9, आंसर इज 1, and when this negative is multiplied the answer will be -1। तो ये x2 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। अब आखिरी रहेगी x1 की वैल्यू, तो x1 और प्लस x2 इज -1 प्लस 0 x3, तो 0 इज 0, और प्लस 3 x4, 3 2 ज़ा 6, तो ये 6 आ गया। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 6 माइनस 1 इज 5, 5 या कि माइनस हो गया, तो आंसर इज x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। लो जी, ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। x जो मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें x1 की वैल्यू आ गई 3, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 0 थी, और x4 की वैल्यू है 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो आपने ये देखा कि हमने सबसे पहले इसको ax इक्वल टू बी की फॉर्मेशन जो थी, हमने उसमें इसको लिखा, वहाँ से ए मैट्रिक्स लिया। ए मैट्रिक्स लेने के बाद हमने कहा कि ए की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हमने फैक्टराइजेशन कर ली, तो हमने वापस ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, तो ये एल यू एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। फिर यू एक्स को हमने वाई ले लिया, यू एक्स जो है इक्वल टू वाई ले लिया। जब वाई लिया तो वाई इसकी जगह पे आ गया, तो एल वाई इज इक्वल टू बी हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली वो सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम्स बन गए, जिनको हमने सॉल्व किया। एक को फॉरवर्ड डिफरेंस से किया, एक को बैकवर्ड डिफरेंस से हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गए। ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, उसके लिए हमने वही रो ऑपरेशंस यूज किए हैं यहाँ पे। इसकी एक और टेक्निक है जो कि हम आगे डूलिटल्स और क्राउड मेथड पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने यहाँ पे रो ऑपरेशंस करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, एंड इन द मीन टाइम हमने जो कोफिशिएंट थे, जो मल्टीप्लायर्स थे, उनको यूज करके हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया, और इस तरह हमने इनको यूज करके अपना सोल्यूशन फाइंड कर लिया। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि एटलीस्ट वन प्रॉब्लम आप लोग लें बुक से, और उसको आप परफॉर्म करें, देखें कि उसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा होता है। मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास 4x4 का ले लें। चलें, 4x4 का मैंने एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिएगा, कट में आ गया। तो बाकी आप हमारे पास यहाँ से आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करें, ए मैट्रिक्स फाइंड करें। फाइंड करने के बाद इसको उसी तरीके से फैक्टराइजेशन टेक्निक्स जिस तरह हमने यूज़ किया परफॉर्म कीजिएगा, और ये क्वेश्चन करके आप क्लास में आइएगा। क्लास में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।